हेलो दोस्तों। नमस्कार। मैं ऋषभ पांडे आपका स्वागत करता हूं मेंटोरा सिविल्स पर। जैसा कि कल हमने आईआर सीरीज आरंभ की थी और आज हम उसी के दूसरे हिस्से की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको भारत की बहुपक्षीय अवसंरचनाएं, भारत की सहायता से विकसित प्रमुख परियोजनाएं, यूएन की वे संस्थाएं जिन्हें नोबेल मिला है, इंटरपोल के जो नोटिस हैं, यूएन अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यूनेस्को एवं भारत, चर्चित ऑपरेशन भारत द्वारा या और विश्व के और युद्धाभ्यास पढ़ेंगे इसमें हम। तो आइए हम शुरू करते हैं भारत की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं से। तो इसमें मैत्री सेतु यह परियोजना भारत और बांग्लादेश को जोड़ती है। ये पहला स्तर का क्वेश्चन हुआ, लेकिन अब आगे जाके जितने भी आयोग हैं अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना होगा कि ये नाम आजकल लिखा जा रहा है। ऐसे सबरूम और रामगढ़ आपको क्या है याद रखना होगा। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि यह फेनी नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे? फेनी नदी पे बना हुआ है। ठीक है, तो मैत्री सेतु फेनी नदी पर बना हुआ है और यह भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। स्पेशली ये सबरूम जो कि त्रिपुरा में है और रामगढ़ जो कि बांग्लादेश में, उसके बीच में ये उसको जोड़ता है ये। ठीक है, अब सेकेंड हम देखें झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज। झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज जो है भारत और नेपाल को जोड़ने वाला एक सेतु है और स्पेशली देखा जाए तो ये उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ जिला है और नेपाल का जो है झूलाघाट जो शहर है उसके बीच को ये जोड़ने वाला पुल है। अब हम तीसरे अपने सेतु की बात करें तो वो मेची सेतु है। मेची सेतु भारत नेपाल सीमा पर स्थित संपर्क सेतु है जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला को नेपाल पानी नेपाल के झापा जिले में काकरविट्टा को आपस में जोड़ता है। ठीक है, मेची सेतु कहाँ? भारत और नेपाल सीमा पर स्थित संपर्क सेतु है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना की। यह भारत और म्यांमार की संयुक्त परियोजना है जो कि कोलकाता वाया मिजोरम वाया सितवे बंदरगाह को जोड़ती है। कोलकाता, मिजोरम और म्यांमार को सितवे बंदरगाह से जोड़ने वाली यह परियोजना है जिसका नाम है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना। अगर हम बात करें अपने पांचवें परियोजना की जो इंटरनेशनल स्तर पे है, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग। ठीक है, यह भारत म्यांमार थाईलैंड को सड़क मार्ग से जोड़ता है और ये यूपीएससी में लगातार 2025 और 26 में लगातार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य और लाभ क्या है? मतलब भारत म्यांमार थाईलैंड जो त्रिपक्षीय राजमार्ग है, इसका उद्देश्य और लाभ देखते हैं। तो ये भारत की एक ईस्ट नीति जो है उसको बढ़ावा देता है, पर्यटन का विकास करता है और जो हमारे आसियान देश हैं उनके साथ व्यापार को सरल और सस्ता बनाना इसका उद्देश्य है। अब अगर हम अगले अपने प्रोजेक्ट को देखें तो अगरतला अखरौला रेल लिंक है। यह भारत और बांग्लादेश रेलवे संपर्क परियोजना है। यह त्रिपुरा की अगरतला और अखौरा जो बांग्लादेश में है उसको जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रेलवे परियोजना है। अब इस क्रम में हम अगला और ध्यान देना है कि ये जो हम लोग का ये ऐसा क्यों ये योजना बनी है, तो इसका उद्देश्य जो है ना सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक जो है उस पर निर्भरता को कम करना है। ठीक, और ताकि माल ढुलाई की लागत को घटाया जाए और यात्रा के समय को भी बचाया जा सके। अब हम अगले अपने प्रोजेक्ट की बात करें तो भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा आईमेक, ये है यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन है और एज इट इज ये आपसे बीपीएससी 72 में पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि ये भारत को अरब की खाड़ी मिडिल ईस्ट से जोड़ने वाले यह भारत को अरब की खाड़ी मतलब ये मिडिल ईस्ट से जोड़ने वाला समुद्री मार्गों का नेटवर्क है और ये बहुआयामी कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण की पहल है। इसके तहत क्या होगा कि अभी हम यूरोप अगर हमें जाना होता है तो हम
रेड सी के थ्रू जाते हैं। और जैसा कि आपने देखा अभी ईरान और इजराइल युद्ध के बाद से समुद्री नाकेबंदी हुई, तो भविष्य में कोई ऐसी नाकेबंदी हो जाए और व्यापार न रुक जाए, उसे देखते हुए हम लोग आईमेक को माध्यम से भारत को मध्य पूर्व से यूरोप तक जोड़ रहे हैं, ठीक है, ताकि लॉजिस्टिक लागत भी कम की जा सके और इमरजेंसी में हम लोग व्यापार को चला भी सकें। नेक्स्ट है जो हमारा लास्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे हो, आईएनएसटीसी। आईएनएसटीसी जो है भारत, ईरान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप को जोड़ने वाला एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का मतलब होता है इसमें कहीं पे रोड होगा, कहीं पे रेलवे, कहीं पे एयरपोर्ट, कहीं पे जल परिवहन, ताकि निर्बाध आपूर्ति बनाई जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य अगर हम देखें तो माल ढुलाई की जो लागत है 40 दिन से घटाकर आधा करना और परिवहन लागत को 30% कम करना है। कैसे? अभी आपको यूरोप जाना होता है तो आप कैसे जाते हैं? आप रेड सी होते हुए यूरोप की यात्रा करते हैं, भूमध्य सागर होते हुए। अगर आईएनएसटीसी बनता है तो आपकी यात्रा लागत घट जाएगी और आपकी परिवहन लागत भी घट जाएगी, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें जो कि एक नई थीम है रिसेंट्स के एग्जाम में। तो इसमें हम देखते हैं कि मंगदेछू जल विद्युत परियोजना, ये ये परियोजना जो है ये भूटान में है और ये 720 मेगावाट की परियोजना है और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब बांध नहीं बनाया जाएगा, नदी के प्रवाह मार्ग से ही बिजली बनाई जाती है और ये भारत के सहयोग से निर्मित है और इसकी पूरी बिजली जो है वो भारत खरीदता है भूटान से। स्टोर पैलेस का संरक्षण। स्टोर पैलेस अफगानिस्तान विदेश मंत्रालय का मुख्यालय है जो कि तालिबान और यूएसए संघर्ष के दौरान नष्ट हो गया था। इसका संरक्षण भारत के सहायता से किया गया था। डिकोया जिला अस्पताल, ये श्रीलंका में है। जो तमिल समुदाय है उनके स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत की मदद से डिकोया जिला अस्पताल खोला गया श्रीलंका में। अब नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉज एंड एनफोर्समेंट स्टडीज, भारत के सहयोग से मालदीव में यह खोला गया। और हाल ही में बेली ब्रिज, जो एक चक्रवात आया था श्रीलंका में, वो टूट गया था, उसके बाद यहाँ पे भारत ने बेली पुल का निर्माण किया श्रीलंका में भारत के सहयोग से। अब अगर हम बात करें कि यूपीएससी 2026 में अगर हम देखें तो इस तरह के थीम थे। तो आपसे डायरेक्ट इस तरह की थीम पे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे जो है बीपीएससी इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस संस्था को नोबेल मिला है। तो हम सबको देख लेते हैं। तो हम पहले बात करते हैं यूएनएचसीआर, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। यह क्या है कि युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न, प्रवासन के द्वारा जो शरणार्थी आते हैं उनके जीवन की रक्षा, उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने से को समर्पित यूएन की एक एजेंसी है। और भारत इसके साथ सहयोग तो करता है बट इसका सिग्नेचरी नहीं है, भारत मतलब साइन नहीं किया है इसको, ठीक है। और इसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। एक बार 1954 में और दूसरा 1981 में मिला है, ठीक है। अब दूसरी संस्था है यूएन की यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ दुनिया भर के जो बच्चे हैं ना उनके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने वाली संस्था है। इसको 1965 में नोबेल मिला है। अब तीसरा संगठन आईएलओ है। आईएलओ वैश्विक स्तर पर श्रम मानकों, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करता है और सहयोग को बढ़ावा देता है। इसे 1969 में नोबेल मिला। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, यह जो है यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि दुनिया भर में जो संघर्षरत क्षेत्र हैं वहाँ शांति सुरक्षा बहाल करने के लिए तैनात की जाती है। आपको याद होगा रिसेंट बीपीएससी किसी एग्जाम में एक टर्म आया था ब्लू हेमलेट। यह जो वर्ड था यूएन पीस कीपिंग से ही था, जो कि बस केवल महिलाओं किससे संचालित एक यूएन की टुकड़ी थी जिसको सूडान में तैनात किया गया था, ठीक है। अब बात आती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक।
इस संस्था के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भूख से निपटने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला दुनिया का यह सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। ठीक है, और इसको 2020 में नोबेल प्राइज दिया था दिया गया था। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, यूएनएचसीआर को 1954 एंड 1981 में मिला, यूनिसेफ को 1965 में मिला और आईएलओ को 1969 में, यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस को 1988 में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 रिसेंट में मिला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे अगर आए तो यहाँ पे बात किया जाए इंटरपोल की। तो इंटरपोल क्या है ये जानते हैं पहले। इंटरपोल पूरी दुनिया में पुलिस सहयोग को बढ़ावा और अपराध नियंत्रण पर साझा सहयोग को विकास करना है ताकि दुनिया में शांति कायम रह सके। ठीक है, तो यूपीएससी 2026 में इस तरह के क्वेश्चंस मिलाने को दे दिए गए थे कि किस प्रकार की नोटिस कौन क्या जारी करता है। तो आप जानते हैं रेड कॉर्नर नोटिस बहुत न्यूज में होती है, आप देखते भी होंगे। तो रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में बात करें जो इंटरपोल जारी करता है, इसका किसी वांछित व्यक्ति का पता लगाने, गिरफ्तारी तथा प्रत्यर्पण हेतु यह जारी की जाती है नोटिस। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंटरपोल अपने आप किसी को गिरफ्तार नहीं करता है, यह बस नोटिस जारी करता है। कंसर्निंग अथॉरिटीज जिस देश की होती हैं जहां जारी किया जाता है वो लोग इसे गिरफ्तार करते हैं और आपस में समझौता जो देशों के होते हैं उसके तहत गिरफ्तारियां होती हैं और प्रत्यार्पण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिल्वर नोटिस की। ठीक है, तो सिल्वर नोटिस जो है, सिल्वर नोटिस जो है, सिल्वर से याद रखिएगा सोना और चांदी। तो सिल्वर से अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान का पता लगाने के लिए और उसे जब्त करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा चांदी क्या, सोना चांदी धन से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना इंटरपोल की जो सिल्वर नोटिस है वो अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान पता लगाने और जब्ती के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, अब आता है ब्लू नोटिस। ब्लू नोटिस को अगर आपको देखना है तो ब्लू नोटिस किसी व्यक्ति की पहचान, स्थानीय गतिविधि के बारे में जानकारी मतलब ये है कहने का कि ब्लू नोटिस में किसी व्यक्ति के बारे में अगर हमको अधिक जानकारी चाहिए होती है तब जो है इस नोटिस को जारी किया जाता है। और जो एक और नोटिस आती है जिसे ब्लैक नोटिस कहा गया है, यह कोई डेड बॉडी है। ठीक है, डेड बॉडी की पहचान के लिए यह नोटिस इंटरपोल जारी करता है ताकि उस व्यक्ति की पहचान हो सके। और एक लास्ट में आती है ग्रीन नोटिस। ठीक है, ये संभावित अपराधियों के संबंध में अन्य देशों को चेतावनी देने हेतु जारी की जाती है। ठीक है, मतलब कहीं किसी देश में अगर कोई ग्रुप या कोई व्यक्ति या कोई कार्टेल कोई अपराध करने वाला है तो उसे पूर्व चेतावनी तौर पर उस देश को ये जारी कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नए थीम पर। तो जो नई थीम है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। जैसा कि आप जानते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ है हर साल किसी एक थीम को अपने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए पिक करता है ताकि उसके बारे में दुनिया में संरक्षण सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके या उसके महत्व को प्रदर्शित किया जा सके। तो ऐसे ही 2025 का जो ईयर था उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट घोषित किया गया, लेकिन इसके जस्ट विपरीत हुआ है, 2-3 युद्ध हुए इस बीच में। ठीक है, और दूसरी बात 2026 की करें हम तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमेन फार्मर्स अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। ये आप जैसा कि जानते होंगे रिसेंट क्वेश्चंस रहे हैं आयोगों में कि भारत में कृषि का महिलाकरण हो रहा है, मतलब भारतीय कृषि में महिलाएं प्रवेश कर रही हैं ज़्यादा पुरुषों से या रिप्लेस कर रही हैं उनको, और ये पूरी दुनिया में ट्रेंड चल रहा है, इसलिए इसे नोटिस करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष यूएन ने घोषित किया है। अब हम बात करें 2026 में दूसरा जो वर्ष घोषित है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंगलनेट्स एंड पेस्टोरलिस्ट, मतलब अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एवं पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है 2026 को। क्या, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एवं पशुपालक वर्ष, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, अब हम 2027 की बात करते हैं। तो 2027 जो है वो सतत एवं लचीले पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। किसका, सतत एवं लचीले पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मींस इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट टूरिज्म का वर्ष यूएन ने 2027 को घोषित किया है। 2028 का सच कोई अभी तक घोषित नहीं है यूएन के द्वारा, इसलिए नहीं डाला गया है। अब हम यूएन की बात 2029 की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ
ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ अवेयरनेस एंड प्लेनेटरी डिफेंस, मतलब क्षुद्र ग्रह जागरूकता और ग्रही रक्षा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट थीम की। वो जो थीम है, यूनेस्को से हर साल एक आध क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो हम यूनेस्को के बारे में बात कर लेते हैं। यूनेस्को, इसका अगर फुल फॉर्म देखें हम तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, और ये अपने फुल फॉर्म के अनुसार ही पूरी दुनिया में एजुकेशन, साइंस और कल्चर को प्रमोट करने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, और बात करें तो यह दो तरह की विरासतों को लिस्ट जारी की जाती है इसके द्वारा, एक मूर्त एक अमूर्त, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहते हैं, ये मूर्त वाली होती हैं। इसके तहत कुल 44 साइट्स हैं भारत में। ठीक है, 36 सांस्कृतिक हैं, 7 जो है प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित साइट है। और मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछूंगा कि भारत की मिक्स साइट कौन सी है, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और भारत के विश्व धरोहर स्थल, हाँ एक बात कर लेते हैं। तो भारत के जो विश्व धरोहर स्थल थे, स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा 1983 में घोषित किए गए थे फर्स्ट टाइम पे। इस टाइम हमें अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और आगरा का किला और ताजमहल, ये 1983 में पहली बार यूनेस्को ने इन्हें रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, और हम रिसेंट जो ट्रेंड है, ठीक है, आजकल जो पूछा जा रहा है उसकी बात करते हैं। तो 2025 में जो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को इसमें शामिल किया गया। इसमें क्या है, 12 किले शामिल हैं मराठाओं के, शिवाजी और उनके बाद के वंशजों के द्वारा जो उनके किले थे, जिसमें से 11 जो किले हैं महाराष्ट्र में हैं और एक किला जिंजी जो है तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर जब स्टेटमेंट सेट करेगा तो आपसे क्या कर सकता है कि बोल देगा कि जो 12 का 12 है ना, वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी के साथ हम देखें तो बिहार की यूनेस्को साइट्स देख लेते अगर हम हैं, तो महाबोधि परिसर बोध गया को 2002 में मिला था, और नालंदा महाविहार 2016 में इसको यूनेस्को ने मान्यता दी थी। तो बिहार में यूनेस्को की कितनी साइट्स हैं, मूर्त 2, महाबोधि परिसर बोध गया और नालंदा महाविहार 2016 में। ठीक है, और रिसेंटली 2024 में जो 2024 में जो साइट थी उसे देखें तो मोइदम्स असम में था। ठीक है, ये यूपीएससी 2026 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोइदम्स क्या होते हैं, ये अहोम वंश के ना समाधि स्थल थे। जब अहोम डायनेस्टी में कोई मरता था तो उनकी समाधियां बनाई जाती थी, उनको नाम मोइदम है। जैसे मिस्र में जो आपने पिरामिड्स पढ़े हैं, वैसे ही ये भारत के भी मोइदम्स भी उसी सेम थीम पे बनाए गए समाधि स्थल हैं। ठीक है, अब भारत के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को देखें, जैसे मैंने बताया कि यूनेस्को के 2 धरोहर होते हैं, 2 टाइप के, मूर्त और अमूर्त। तो हमारे यहाँ अगर अमूर्त की देखें तो पहली बार जो वैदिक मंत्रोच्चार का जो ट्रेडिशन है, चांटिंग, उसको 2008 में मान्यता मिली। और उसके बाद कुटियाट्टम एक मार्शल आर्ट है, उसको केरल उसको मान्यता मिली। और रिसेंट गरबा को 2023 में मिली। ये क्वेश्चन फिर मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन था कि हाल ही में किसको मान्यता मिली है। ठीक है, तो ये गरबा था। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब हो जाता है क्या कि दीपावली को 2025 में मिली। जैसा कि मैंने कल पढ़ाया था आपको कि 2025 में जो अमूर्त विरासत से संबंधित यूनेस्को की बॉडी है, उसकी बैठक कहाँ हुई थी, लाल किला नई दिल्ली में, वहीं पे दीपावली को मान्यता मिली थी। ठीक है, अब आगे हम चलें तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क, हाँ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क भी लिस्ट जारी करता है, जिसमें हाल ही में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, हाल ही में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में लखनऊ को जो है मान्यता मिली। गैस्ट्रोनॉमी मतलब पाक कला होती है। ठीक है, लखनऊ जो है अपनी पाक कला के लिए बहुत जाना जाता है, जिसको रिकॉग्नाइज किया है हाल ही में यूनेस्को ने सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के तौर पे। ठीक है,
हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं मूर्त अमूर्त की, और आप इस लिस्ट में देख सकते हैं और आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक नए थीम की, जो कि रिसेंट सभी एग्जामों में एक थीम बन के उभरा है, भारत के द्वारा चलाए गए ऑपरेशंस। ठीक है, ये सारे यूपी, बिहार और यूपीएससी सारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, VIMP मैं बता रहा हूँ आपको, और इसे ध्यान से सुनिएगा और याद करिएगा। तो अब हम बात करते हैं ऑपरेशन सागर बंधु। यह क्या था? समुद्री संकट या आपदा में स्थित भारतीय नागरिकों और मित्र देशों के लोगों को सहायता एवं सुरक्षित निकासी प्रदान करने हेतु भारत के द्वारा चलाया गया अभियान था ऑपरेशन सागर बंधु। अब ऑपरेशन स्वदेश, विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक निकासी अभियान यह भी था। ऑपरेशन सिंधु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह ईरान इजराइल जो संघर्ष हुआ था, ठीक है, वहां उसमें ईरान में जो भारतीय नागरिक थे उनको निकालने के लिए चलाया गया अभियान था। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है, ये भारत द्वारा म्यांमार में जो आया भूकंप था उसके लिए चलाया गया एक राहत और मानवीय सहायता बचाव कार्यक्रम था। और जैसा कि आप जानते हैं 71 बीपीएससी का यह क्वेश्चन था। ठीक है, बीपीएससी का यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और हमारा नेक्स्ट अभियान देखें तो ऑपरेशन सद्भाव, प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट के समय राहत, बचाव, चिकित्सा सहायता और आवश्यक सेवाओं उपलब्ध कराने हेतु भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित एक ऑपरेशन है। और ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा की बात करें अगर, तो ये हाल ही में जो खाड़ी संकट में तेल और संकट हुआ था और उसके वजह से जो भारत में इन्फ्लेशन आया था, उसको रोकने के लिए और ऊर्जा संकट का समाधान करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया एक प्रमुख समुद्री सुरक्षा अभियान है, जिसमें हॉर्मुज जो जलमंडल मध्य है, भारत आने वाले कच्चे तेल, LNG, LPG को जो है सुरक्षित स्कॉट नेविगेशन प्रदान किया गया था। ठीक है, अब हम नए थीम की बात करते हैं, विश्व स्तर पर चलाए गए प्रमुख ऑपरेशन। अब विश्व स्तर पर जो चलाए गए प्रमुख ऑपरेशन है उसमें ऑपरेशन डेविल हंट, ऑपरेशन डेविल हंट के बारे में देखें तो ये फिर मैं आपको बताऊं कि ये बीपीएससी का किसी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शायद AEDO या किसी का पेपर है, पूछा ऑपरेशन डेविल हंट क्या है। तो मैं आपको बता दूं ये बांग्लादेश में बांग्लादेश सरकार द्वारा चलाया गया था। और जैसा कि जानते हैं कि शेख हसीना को अपदस्थ करके वहाँ पे नई सरकार का गठन हो चुका है। उस बीच बहुत से उपद्रवी संगठनों ने वहाँ बहुत ही हिंसा फैला रखी थी, उनको नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट वहाँ की सरकार द्वारा चलाया गया था, ताकि कानून एवं शांति एवं कानून व्यवस्था को कायम रखा जा सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये क्योर नहीं है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, जिसके तहत उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर उसकी परमाणु क्षमता को कमजोर करने के लिए इसको चलाया गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या USA द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है ईरान के परमाणु ठिकानों पर। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, यह USA द्वारा चलाया गया था। इसके तहत वेनेजुएला में जो वहाँ के राष्ट्रपति थे मादुरो, उनको गिरफ्तार किया गया। ठीक है, और अमेरिका के द्वारा दावा किया गया कि इसके तहत USA ने क्या किया है, अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित किया है। ठीक है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, यह USA द्वारा चलाया गया था ईरान के प्रमुख परमाणु प्रतिष्ठानों। अब याद रखिएगा ये परमाणु जो प्रतिष्ठान है ना, आपस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान जो हाल ही में चर्चा में रहे वो क्या है। तो फोर्डो, नतांज एवं इस्फहान परमाणु प्रतिष्ठान है जो कि ईरान में अवस्थित है। USA ने इन पे कार्रवाई की, नष्ट करने का प्रयास किया यहाँ पे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। उसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अब अगर हम अगले ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, यह ईरान द्वारा ना रिटेलिएशन था, किसके खिलाफ? इजराइल और
अमेरिका तथा उनके एलाइज के खिलाफ। ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइल एवं ड्रोन हमलों के माध्यम से प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के रूप में चलाया गया। इजराइल पर ही नहीं, इसके तहत उसने खाड़ी कंट्रीज सऊदी अरब ये सब पे हमला किया ऑपरेशन प्रॉमिस 2 के तहत। ठीक है, अब हमारा लास्ट जो ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन राइजिंग लायन। ठीक है, ये किसके द्वारा चलाया गया था? इजराइल के द्वारा। ठीक, इजराइल द्वारा क्या किया गया, इस पर ईरान के जो परमाणु संयंत्र थे ना उन पे निशाना बनाकर कार्रवाई की गई थी। ठीक है, तो ऑपरेशन राइजिंग लायन किसका है? इजराइल के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन प्रॉमिस 2 किसका है? ईरान के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यूएसए के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चले तो युद्धाभ्यास। ये फिर बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एक युद्धाभ्यास लगभग पूछा ही जाता है बीपीएससी में, तो याद रखना है। बीपीएससी लगभग हर साल एक युद्धाभ्यास पूछ लेती है और यूपी पीसीएस में भी पूछा ही जाता है, और आजकल यूपीएससी ने भी एक नया ट्रेंड शुरू किया, युद्धाभ्यास पूछ रहा है वो। ठीक है, तो हम इसको जल्दी से पढ़ेंगे, इसमें कुछ समझना नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इसको हम तेजी से देखते हैं। एक्सरसाइज लिमितिए, ये भारत और सेशेल्स के बीच में युद्धाभ्यास है। ठीक है, और एक दूसरा पहला वाला युद्ध अभ्यास है, ये अमेरिका और भारत के बीच में, भारतीय थल सेना के बीच में होता है। तो युद्धाभ्यास अपने आप में एक युद्धाभ्यास है जो कि भारत और अमेरिका के बीच होता है। दूसरा लेमेतिए है जो कि भारत और सेशेल्स के बीच होने वाला एक द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, अब अगर हम उसके बाद अपने ऑपरेशन के बीच में चलें तो वो अभ्यास गरुड़ है जो कि भारत और फ्रांस के बीच है। वरुण अभ्यास है, ये भारत फ्रांस के बीच में है। अभ्यास मित्र शक्ति जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, और ये आईएमपी है। ठीक है, ऑपरेशन श्रीनेक्स की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में है ये। ठीक है, अभ्यास सूर्यकिरण आप जानते ही हैं, भारत नेपाल के बीच में है। अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में है। अभ्यास डस्टलिक ये उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में है। अभ्यास काजिंद जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में है, ये इंपॉर्टेंट है तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और ऑपरेशन नोमैडिक एलिफेंट याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अभ्यास की बात करें तो अभ्यास धर्म गार्जियन जो है, एक मिनट, हाँ, अभ्यास धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच में है, ये भी आईएमपी है। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। अभ्यास सिम्बैक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिंगापुर और भारत के बीच में है। अभ्यास संप्रीति भारत और बांग्लादेश, ये इंपॉर्टेंट है। और अभ्यास गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में चला जाना वाला सैन्य अभ्यास है। ठीक है, और कुछ हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय, ये भी आजकल एक नया थीम है। तो बहुपक्षीय में अभ्यास मिलन देख लेते हैं। ये भारत द्वारा विशाखापत्तनम में आयोजित द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। तो अभ्यास मिलन कहाँ हुआ? अभी हाल ही में विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। अभ्यास मलाबार, इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो कि क्वाड भी बनाते हैं आपस में, उनके द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास है। अभ्यास मलाबार इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति। यह जो है भारत के उमरई मेघालय में आसियान और हिंद महासागर के देशों के साथ आयोजित बहुपक्षीय स्थल है, और रिसेंट किसी एग्जाम में यही उमरई पूछा गया था, ये कहाँ हुआ था, तो उमरई याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं खान क्वेस्ट। ये भारत द्वारा मंगोलिया में भाग लिया जाने वाला बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभियान है। तो खान क्वेस्ट कहाँ है? मंगोलिया में, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस पर फीडबैक देंगे कमेंट में आके, और हम अगले चरण में फिर मिलेंगे दोबारा कल। नमस्कार, थैंक यू।